हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नए माह की शुरुआत हो रही है और ये है जून 2023। तो आज के करंट अफेयर वीडियो में 1 जून 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। ले देकर आपके पास सिर्फ एक महीना ऑलमोस्ट रह गया है और उसके बाद सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई के महीने में आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए बस दिन रात एक कर दीजिए इन 30 दिनों में और उसके बाद कहीं ऐसा कोई भी मौका ना छूटने पाए कि बाद में हमें अफसोस हो। तो इसलिए सब कुछ छोड़ के इस टाइम पर लग जाइए अपनी तैयारी पर। सिर्फ अपने आप पे भरोसा करिए, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज आप सभी को एग्जाम इंजन की ओर से एप्लीकेशन हो या फिर मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सभी के प्यार की वजह से आज वरुण अवस्थी चैनल 1 मिलियन का हो चुका है। ये जो परिवार है, ये 10 लाख लोगों का कब हो गया, आपके प्यार की वजह से पता ही नहीं लगा। इसके उपलक्ष्य में एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगले 48 घंटे तक हर एक बैच में 25% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टिल फीस की वजह से या पैसे ज्यादा होने की वजह से नहीं ले पा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो वो कोई भी बैच आप अवेल कर सकते हो अगले 2 दिन तक। मतलब कहने का ये ऑफर आज 1 जून और 2 जून की रात 12 बजे तक है। तो आप इसके लिए डिस्काउंट कोड आपको एग्जाम इंजन पर अपने आप ही दिख जाएगा। उस कोड की मदद से फ्लैट 25% अवेल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे कंप्यूटर का एक क्वेश्चन पूछा था कि एमएस ऑफिस में जो फॉन्ट साइज का ऑप्शन होता है, ये इनमें से कौन से ऑप्शन के अंतर्गत आता है। तो फॉन्ट साइज का ऑप्शन आता है किसके अंतर्गत, ये होम के अंतर्गत आता है। मैंने यहाँ पर नीचे स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है एमएस ऑफिस का, आप यहाँ पर देख सकते हो। दरअसल इस क्वेश्चन में बात करी जा रही थी फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये है फॉन्ट और ये इसके आगे आपको फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा है। तो चाहे फॉन्ट हो या फिर फॉन्ट साइज हो, ये दोनों का ऑप्शन किसके अंतर्गत आ रहा है, ये देखिए होम वाला ऑप्शन है। और होम ऑप्शन के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन है, इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शन आपको होम के अंदर दिखाई देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कश्मीरी पंडितों के द्वारा खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। ये जो मेला है, ये हर साल कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। तो सवाल ये है कि दरअसल हर साल ये जो खीर भवानी मेला है, ये कौन से दिन में मनाया जाता है। तो ये ज्येष्ठ की अष्टमी को मनाया जाता है। तो ज्येष्ठ अष्टमी में इसको मनाया गया अभी हाल ही में। और वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं, ये माता रागन्या इनको बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माता रागन्या देवी के मंदिर में माथा टेकते हैं। और उन्हीं के प्रति कश्मीरी पंडितों की मान्यता है, और इवन बहुत ज्यादा मान्यता है जो कि सदियों से चली आ रही है। तो रागन्या देवी के मंदिर में माथा टेक कर अपनी कामना मांगते हैं और इसमें खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। इस बार खीर भवानी मेले में 25,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मार्च 2024 तक के लिए श्रीलंका के लिए कितनी क्रेडिट लाइन को बढ़ा दिया गया है। तो भारत सरकार ने श्रीलंकन सरकार को क्रेडिट लाइन दी है $1 बिलियन की। देखिए, क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, इस पैसे का यूज आप अपनी जरूरतों को पूरे करने के लिए अभी कर सकते हो। उसके आगे हम आपके देश के अंदर इंडस्ट्री में भागीदारी करेंगे। एक तो होता है प्रॉपर लोन। देखिए, जब हम किसी देश को लोन देते हैं, तो लोन का मतलब यह है कि जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया गया है, उतना आपको पर्टिकुलर टाइम के अंदर उतने ब्याज के साथ चुकाना होता है। लेकिन क्रेडिट लाइन का मतलब यह है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का आप यूज कर लीजिए, लेकिन इसके एवज में आपके देश के अंदर इंडस्ट्री में हमारी भागीदारी होगी। तो श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस से पिछले 2 सालों से जूझ रहा है। तो इस देश को भोजन की व्यवस्था के लिए, दवा की व्यवस्था के लिए और इसके अलावा डेली की जो नीड्स होती हैं हर एक देश में, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें, एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सभी के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भारत सरकार के द्वारा दी गई है। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो। श्रीलंका में करेंसी चलती है श्रीलंकन रुपया। अभी हाल ही में इसरो ने ये चीज क्लियर कर दी है कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की आन बान शान है, इसरो के द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसी साल सेम ईयर मतलब 2023 के जुलाई के महीने में इसको लॉन्च किया जाएगा मिशन को। तो 2023 जुलाई इसके लिए स्थित है।
इसके अलावा अभी ये जो अनाउंसमेंट है ये तब किया गया जब इसरो ने सफलतापूर्वक एक नेविगेशन सैटेलाइट एनएसवी 01 का परीक्षण किया। उसी के बाद इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसरो की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? विक्रम जी साराभाई के द्वारा। इसरो की पहली सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी ये इसरो ने 1975 में लॉन्च करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने जा रही है 4 जुलाई को, तो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे वर्चुअली। पीएम नरेंद्र मोदी फिजिकली प्रेजेंट होकर इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे, वो भारत से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको अटेंड करेंगे। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना साल 2001 में करी गई थी और एससीओ का हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग। एससीओ के कई सारे मेंबर कंट्रीज हैं। इस टाइम पर टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। एक तो है रशिया, दूसरा हो गया चाइना जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान है और तजिकिस्तान है। ये वो देश हैं जो कि इस टाइम पर एससीओ के मेंबर हैं और भारत तो है ही। तो टोटल ये 8 देश हो गए हैं। और एससीओ के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनका नाम है झांग मिंग। क्या नाम है? झांग मिंग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी 6 महीने पहले ही झांग मिंग को सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया था यहाँ पर। एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इस साल एससीओ के समिट में कौन से देश ऑब्जर्वर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं? तो ये 3 देश हैं। एक तो मंगोलिया है, दूसरा ईरान यहाँ पर हिस्सा ले रहा है और तीसरा बेलारूस हिस्सा ले रहा है। ये 3 देश ऑब्जर्वर की तरह केवल देखेंगे, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे और देखेंगे सारी चीजें। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार एससीओ में गेस्ट ऑफ चेयर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो गेस्ट ऑफ चेयर है इस बार तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुर्कमेनिस्तान। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एससीओ से जुड़ी हुई, जो कि ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चाइना का जो तियानगोंग स्पेस स्टेशन है, इसके लिए शेनज़ोन 16 नाम के प्रोजेक्ट को रवाना किया गया है। तो ये जो शेनज़ोन 16 सैटेलाइट लॉन्च करी गई है, इसके साथ कितने एस्ट्रोनॉट की टीम लॉन्च करी गई है? तो टोटल 3 एस्ट्रोनॉट्स को रवाना किया गया है चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के लिए शेनज़ो 16 मिशन के अंतर्गत। और चाइना में इस टाइम पे शी जिनपिंग की सरकार है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है और ये रिपोर्ट जारी करी है किसने? एनएसओ ने। एनएसओ जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एनएसओ की इस रिपोर्ट के तहत ये पता लगा है कि जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच में, इन 3 महीनों में भारत के शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर है ये कितनी रही? तो ये रिपोर्ट बताती है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.8% तक रही। अगर कंपेयर करें 2022 के लास्ट क्वार्टर से, मतलब 2022 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में, तो उस टाइम पर भारत की अर्बन एरिया में बेरोजगारी दर थी 7.2%। तो इसके कंपैरिजन में बेरोजगारी दर भारत में पिछले 3 महीने में घटी है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि पिछले सत्र में अगर देखें, मतलब 2022 के आखिरी क्वार्टर में देखें, तो उस टाइम पे महिलाओं और पुरुषों में इसका प्रतिशत क्या था? तो पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में प्रति 100 में 6.5% पुरुष बेरोजगार हैं और महिलाओं में 9.6% बेरोजगार हैं। तो महिलाओं में बेरोजगारी दर ज्यादा है 2022 के आखिरी क्वार्टर की रिपोर्ट के आधार पर। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है रिसेप ताइप एर्दोगन। तो ये अभी हाल ही में टर्की के राष्ट्रपति के इलेक्शन जीते हैं। ये कौन सी बार है जब ये टर्की के राष्ट्रपति के इलेक्शन एक बार फिर से जीते हैं? 5वीं बार इनकी जीत हुई है अभी हाल ही में और 52% इनको वोट मिले हैं। इनके अगेंस्ट जो यहाँ पर खड़े थे, इनका नाम है केमाल किलिच दारुगलू। यहाँ पर मैं लिखता हूँ किलिच दारुगलू। तो दारुगलू के खिलाफ खड़े थे। दारुगलू को 48% वोट मिले हैं और इनको रेसेप ताइप को 52% वोट मिले हैं। और टर्की की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं अंकारा। क्या बोलते हैं? अंकारा। अभी कुछ महीने पहले ही टर्की का नाम भी बदल चुका है। अब इसका ऑफिशियल नेम है तुर्की। क्या नाम है? टर्की। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। और इसका नाम इसलिए बदला हुआ है कि दरअसल जो टर्की है, ये यूरोपियन रीजन में एक पक्षी का नाम होता है।
तो ये जो पक्षी है, ये क्रिसमस के टाइम पे वहां पे लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। और ये एक तरीके से खाने के रूप में, रेसिपी के रूप में देखा जाता है टर्की। तो जब गूगल पे सर्च करो तो हर जगह पर टर्की ना आकर, जैसे ही आप टर्की सर्च करोगे तो टर्की बर्ड आ जाता था। तो जिससे टर्की गवर्नमेंट को आपत्ति थी, टर्की के लोगों को भी आपत्ति थी। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर करी थी। तो 4 साल से इस पर कई सारी सहमति चल रही थी, कई सारी मीटिंग भी हुई, और फाइनली अभी कुछ ही महीनों पहले ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनका नाम बदलने को मंजूरी दे दी गई है। तो अब ये टर्की नहीं है, टर्की है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि एक नई फाइनेंशियल स्कीम लॉन्च करी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर कितने धनराशि किसानों को दी जाएगी? तो महाराष्ट्र में किसानों को 6,000 रुपए की धनराशि इस योजना के अंतर्गत दी जाएगी। अब इस ये जो योजना है, इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है नमो शेतकारी, नमो शेतकारी महासन्मान योजना। क्या नाम है? नमो शेतकारी महासन्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको साल में एक बार 6,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। और ये जो योजना लॉन्च करी गई है, ये अगले 3 साल के लिए लॉन्च करी गई है। 2023 से लेकर 26 तक के लिए लॉन्च करी गई है, एक नाथ जी शिंदे सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है? ये है रमेश बाइस। कौन है? रमेश बाइस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? ये है देवेंद्र फडणवीस। अभी हाल ही में एक कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी गई है जिसका नाम है मो घर? तो मो घर नाम की आवास योजना लॉन्च करी है नवीन पटनायक सरकार ने, मतलब उड़ीसा सरकार ने। तो समझिए इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है। इस योजना के अंतर्गत पूरे उड़ीसा के अंदर ऐसे लोग जो कि एलिजिबल होंगे, उनको आवास के लिए, मतलब अपना घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन फैसिलिटी दी जाएगी। मतलब वो 3 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कई सारे क्लॉज हैं, जैसे कि जो पूरी फैमिली है उसकी मंथली इनकम 25,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो फैमिली है उसके अंदर कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ना ही पेंशनर होना चाहिए। जो फैमिली है उसके अंदर 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर बिना कृषि योग्य भूमि है तो वो 15 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे क्लॉज है। और घर जो है वो कच्चा होना चाहिए। अगर पक्का घर बना है तो एक कमरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो छत है उसकी वो आरसीसी की होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तो आप मो घर योजना के तहत एलिजिबल हो, और इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो घर बनाने के लिए। एक तरीके से आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कि गरीबी रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं, जो कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उनके लिए ही ये योजना लॉन्च करी गई है। और ये जो लोन है, ये आपको 10 साल के लिए मिल जाएगा इसमें। अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है एनटीआर अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है रामचंद्र मूर्ति कौन था बातला। क्या नाम है? रामचंद्र मूर्ति कौंदू बातला। अब ये जो एनटीआर है, इनका नाम आई एम श्योर आपने सुना होगा। देखिए, साउथ इंडियन सिनेमा में एनटीआर एक बहुत बड़ा नाम है। कई लोगों को तो एनटीआर का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, इनका पूरा नाम क्या है। इनका नाम है नंदमुरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नंदमुरी तारक राम, तारक राम राव। ठीक है? तो नंदमुरी तारक राम राव, तो ये एनटीआर हैं, साउथ इंडियन सिनेमा में एक बहुत बड़ा नाम। इसके अलावा वहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी इनका योगदान है। अभी आप जैसे देख रहे हो, RRR मूवी आई थी ना, तो उसमें एनटीआर जूनियर है। ठीक है ना? तो वैसे ही ये किताब एनटीआर के ऊपर लिखी गई है। तो ये एनटीआर है, वहाँ के पॉलिटिकल बैकग्राउंड में और सिनेमा में बहुत बड़ा नाम, उनके ऊपर किताब है। इस किताब को रिलीज किया गया है हैपर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? हैपर कॉलिंस इंडिया। अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक में अगले 2 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसको रीअपॉइंट किया गया है? तो ये है संदीप बत्रा। कौन है? संदीप बत्रा। अब ये आईसीआईसीआई बैंक में अगले 2 साल तक और सर्व करेंगे। इससे पहले इनको अपॉइंट किया गया था 2019 में, और 2019 में इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। तो अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब ये 2023 से लेकर 2025 तक ईडी और रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, और इसके चेयरपर्सन कौन है? आईसीआईसीआई के हैं संदीप बख्शी। इस टाइम पर भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है कैपिटल के आधार पर? ये है एचडीएफसी बैंक।
एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज्यादा है। अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिसको आरबीआई के द्वारा मंजूरी दी गई थी कि आप एचडीएफसी बैंक में 9.9% स्टेक खरीद सकते हो? तो ये भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एसबीआई भागीदारी चाहता है एचडीएफसी बैंक में, लेकिन ये 9.9% से ज्यादा स्टेक नहीं परचेज कर सकते हैं। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नया लोगो लॉन्च किया गया है, और इस नए लोगो के अंतर्गत इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया है और टैगलाइन लॉन्च करी है जिसका नाम है लाइफ को बनाओ रिच। तो ये है यस बैंक। देखिए, ये जो नीचे वाला लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये यस बैंक का पुराना लोगो था जिसमें ये चेक का साइन बना हुआ था। लेकिन ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका नया लोगो है। इसमें जो चेक का साइन है, इसको बर्ड की तरह फॉर्म किया गया है, एक चिड़िया की तरह, ठीक है। और इसी के साथ ये टैगलाइन लॉन्च करी गई है, लाइफ को बनाओ रिच। यस बैंक की स्थापना कब करी गई है? साल 2004 में। और यस बैंक के सीईओ कौन है? यह है प्रशांत कुमार। यस बैंक के चेयरपर्सन कौन है? सुनील मेहता। नाम इनका ध्यान रखिएगा। एक्सिस बैंक की अगर बात करें, 1993। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी 1994 में स्थापित किए गए थे। यस बैंक साल 2004। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कौन से दिन हर साल मनाया जाता है? ये दिवस 29 मई को मनाया जाता है। आपको पता है दुनिया में पहले व्यक्ति ये कौन है? ये दो लोग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहली बार करी थी। एक तो है जिनका नाम है तेंजिंग नोर्गे शेरपा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, ठीक है। जो तेंजिंग नोर्गे हैं, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं, और जो एडमंड हिलेरी हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने दोनों ने एक साथ मिलकर पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। उसके बाद अभी क्या हुआ कि 2008 में एडमंड हिलेरी का निधन हो गया। तब से नेपाल ने फैसला लिया कि हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाएंगे, और ये अपने आप में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा को ट्रिब्यूट है। आज तक सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने करी है? तो ये है कामी रीता शेरपा। कौन है? कामी रीता शेरपा। ये भी नेपाली है। वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे कौन सा दिन मनाया जाता है हर साल? ये दिवस भी 29 मई को मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि डब्ल्यूएचओ की काफी सारी गाइडलाइंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर, कि आपके शरीर में अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो आप आधे से ज्यादा बीमारियों से अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो दरअसल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही योर डाइजेस्टिव हेल्थ, अ हेल्थ गट फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, वहां पर प्रॉपरली आप पढ़ लीजिएगा। अभिमन्यु सीरीज की आज दूसरी क्लास होने जा रही है, तो आप इसके लिए रात में 9 बजे मिलना मत भूलिएगा। अभिमन्यु सीरीज का साथ बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये आखिरी में आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, स्पेशली एसएससी सीजीएल 2023 और 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए। ये सीरीज सभी के लिए पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। तो बस इस सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। इसकी जो पीडीएफ है, सीरीज खत्म होने के बाद इसी महीने के आखिर में आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं भारतीय सेना का पहला इंडिजिनस टैंक कौन सा है, मतलब जो कि पूरे तरीके से भारत में निर्मित था? अजय, अर्जुन, विजयंता या फिर भीष्म? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अगले 48 घंटे तक 25% का फ्लैट डिस्काउंट है, क्योंकि 10 लाख का परिवार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यूट्यूब पर। इस वजह से आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो सीधे 25% फ्लैट डिस्काउंट पे। इस टाइम पर जो मेरा रनिंग बैच है वो ये है वीओडी प्लस लाइव बैचेस, जिसमें मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ 2023 के सभी एग्जाम्स के लिए, और साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको एक ही बार में मिल जाती हैं। प्रैक्टिस बैच, हिस्ट्री का केवल बैच, पॉलिटी का अलग से बैच, ये सारे ऑप्शन आपके पास एग्जाम इंजन में अवेलेबल है। सभी को आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।